हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंदर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है NG लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को NG लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? NG लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, NG लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है NG लाइव, निखिल गोयल लाइव, NG लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर NG लाइव पुट करेंगे, जैसी पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, NG लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की PDF देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस NG लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, NG लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। और मुझे उम्मीद आपको समझ भी आया हो। ठीक है, चले क्वेश्चन की आंसर भी दे देना। शुभदीप भट्टाचार्य जी, क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, और जो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो आपको डाउट आएगा आप डाउट पूछ लेना। डाउट क्लियरिंग सेशन फिर से होगा ना आपका, तो उसमें आप डाउट भेज देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। सॉल्यूशन देने में कोई बेनिफिट नहीं रहेगा उसका, फिर आपको आंसर मिल जाएगा तो बेनिफिट नहीं, आंसर दे दूंगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने अपना वाटर कंटेंट को पढ़ लिया था, अच्छे से समझ भी आ गया होगा उम्मीद आप लोगों को प्यारे दोस्तों। अभी मुझको क्या पढ़ना है इस सेशन के अंदर? अभी इस सेशन के अंदर हम लोगों को ड्राई डेंसिटी मेजर करनी है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई सॉइल, जिसके अंदर वाटर कंटेंट 0 होता है, उस मिट्टी को कहा जाता है ड्राई सॉइल। ठीक है, तो जिस मिट्टी में पानी 0 है उस मिट्टी की डेंसिटी मुझे निकालनी है। तो हम कैसे कैसे निकालते हैं? 3 मेथड होते हैं जनरली। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है आपका कोर कटर, एक होता है आपके पास वैक्स मेथड, और एक होता है आपके पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोर कटर मेथड से रूबरू करवाऊंगा। ये क्या है प्यारे दोस्तों? दिस इज नोन टू बी एज द हैमर। हैमर का वजन कितना होता है? 3 से 4.5 किलो के बीच में इसका वजन रहता है। ये क्या है? ये है आपका सिलेंडर कंटेनर। ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर की डायमेंशन आप लोगों को याद रखनी है। डाया इसका रहता है जनरली 100 mm का, 100 सेंटीमीटर का, और इसकी हाइट जनरली रहती है प्यारे दोस्तों 130 सेंटीमीटर की। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या है? इसको बोला जाता है डॉली। डॉली क्या होता है? ये एक कवर की तरह एक्ट करता है। डॉली की हाइट कितनी होती है ये याद रखना है, क्योंकि आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? अभी क्या है, मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर मैंने अपना सिलेंडर रखा और सिलेंडर को मैंने ऊपर से डोली से कवर कर दिया। समझ आ रहा है डोली क्या काम करती है? डोली सिलेंडर को कवर करने का काम करती है। और उस डॉली के ऊपर से मेरे प्यारे बंधुओं आप अपने हथौड़े की हेल्प से इस मोल्ड को जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर देते हो। जब तक गाड़ते हो जमीन के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक कि आपका ये आप इसको जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर रहे हो, जब तक गाड़ते हो, जब तक आपका डोली का सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर हाइट ऊपर नहीं रह जाता। ठीक है, फिर क्या करते हो? फिर अपने इस मटेरियल को, अपने इस कंटेनर को निकाल लेते हो और इसके अंदर जो आपकी मिट्टी है, जो भी इसके अंदर आपकी सॉइल है, उसको आप वेट कर लेते हो और वेट करने के बाद उसका वजन W1 मान लेते हो। उसके बाद ये क्या है? ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपको क्या कहता है? उसके बाद आप इसको 24 आवर्स के लिए ओवन में हीट करते हो। हीट करने के बाद इसमें से पानी उड़ जाता है, फिर से वजन करते हो, वो है W2। W2 आपको क्या मिला? W2 में यहां पर कहना चाहूंगा दैट इज नोन टू बी एज द वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, ये आप लोगों को वेट ऑफ ड्राई सॉइल मिल गया। और अगर आपको यहाँ पर ड्राई डेंसिटी की जरूरत पड़ती है तो आप जानते हो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम सिलेंडर का मेरे पास बनता है πr²h, समझ आ रहा है? या फिर π/4d²h। तो h भी पता है, r भी पता है, पाई भी पता है, वॉल्यूम आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। अभी आपको वेट भी पता लग गया, वॉल्यूम भी पता लग गया, आप लोगों ने यहां से अपनी डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से हम लोग अपनी ड्राई डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज आपको समझ कर चलनी है। ये क्या है? ये ड्राई सॉइल है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका वॉल्यूम है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बनता है आप लोगों का, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट आपकी बनती है ये डायमेंशंस। ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बनता है डोली का हाइट और डोली किस काम से आती है। इंपॉर्टेंट बनता है आपका हैमर का वेट, और इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों का कि आप यहां से फॉर्मूला भी याद रखना, जो कि अलग से आपको गौर देने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद है। ये 4 चीजें आपकी खास बनती हैं, यहां से एसएससी में पूछने के चांस हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगला मेथड आता है दैट इज नोन टू बी एज द वैक्स मेथड। अच्छा, वैक्स मेथड क्या है? वैक्स मेथड में हम लोगों के पास एक सॉइल का सैंपल होता है।
इस सॉइल के सैंपल को प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले वेट कर लेते हैं। इस सॉइल का सैंपल मैंने क्या करा, पहले से वजन कर लिया। ये क्या है, एक सॉइल का सैंपल है जिसको मैंने कहा W1 उसका वेट है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। क्लियर है। अब आप क्या करते हो, इस सॉइल के सैंपल पर आप अलग से एक पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, पैराफिन वैक्स का यूज करा जाता है। और पैराफिन वैक्स के केस में याद क्या करना है आप लोगों को, लेडीज एंड जेंटलमैन, पैराफिन वैक्स के केस में आप लोगों को याद रखना है कि उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.9 मिलीग्राम, सॉरी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्या है, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर ली। पैराफिन वैक्स का आपने कोटिंग करा और इसका वजन करा, इसको मैंने कहा W2। एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, याद रखिएगा यहां पर कि डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स आपके एसएससी एग्जाम के अंदर सरासर पूछा जा सकता है। डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स कितनी, 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर की इसकी डेंसिटी रहती है लगभग। ठीक है। आप यहां से कह सकते हो प्यारे दोस्तों कि आप अपना जब इस W2 को भी मेजर कर लिया, इस W1 को भी मेजर कर लिया, तो वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स कितना होगा ये निकाल सकते हो। आप कहोगे W2 माइनस W1, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स आ गया। उसके बाद क्या करते हो, इस कोटेड सैंपल को, ये जो आपका सैंपल यहां से कोटेड है, इस कोटेड सैंपल को आप पानी के अंदर डुबा देते हो। ये क्या है, आपका एक कोटेड सैंपल था, इसको आपने क्या करा, इमर्स इन द वाटर कर दिया, पानी में इसको इमर्स कर दिया। क्लियर है कि नहीं। अभी इस चीज को समझना है मुझे यहां पर कि जब इसको पानी में, अभी कुछ बच्चों को शायद से कोई डाउट आ रहा है क्या, देखे एक बारी। चलिए आयुष, कुछ डाउट है जो आपने ऐसा फेस बनाया, जल्दी से बताएंगे। इमर्स इन द वाटर करा, वाटर में जब मैं इसको इमर्स करूंगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहां पर आपका पानी का लेवल पहले इतना था, लेकिन जब उसमें आपने ये पैराफिन वैक्स वाला अमाउंट जो है ये डाल दिया, तो पानी का लेवल जो है वो इतना राइज हो गया। ये क्या है, ये जो पानी मेरे पास डिस्प्लेस हुआ है, मैं कह सकता हूं ये वाली वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द सैंड या फिर सॉइल प्लस में वैक्स है। क्योंकि जितना भी मेरे पास यहाँ पर सैंड और वैक्स का वॉल्यूम है, उतनी ही वॉल्यूम तो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेस होगी पानी की। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल प्लस में वैक्स है। इस बात को आपने क्लियर करना है। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो आई कैन राइट इट एज कि वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना होगा मेरा यहां से, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा मेरा यहां से, मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर में से वॉल्यूम ऑफ वैक्स को माइनस कर देता हूं। इस चीज को आपको याद रखना है। अभी इसके यहां पर थोड़ी सी बात लिखना चाहूंगा मैं, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे पता, ये आप मेजर कर रहे हो। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जितना भी ये आया, इट कैन बी मेजर्ड, ये आप मेजर कर सकते हो अपने सिलेंडर की हेल्प से। तो मैंने कहा ये तो मेजर है। वॉल्यूम ऑफ द वैक्स आप निकाल रहे हो कैसे, मैं जानता हूं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर माइनस में वॉल्यूम क्या होती है, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। आई कैन राइट इट एज कि मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, मास पता था, W2 माइनस W1 ये मैंने बताया, ये आ गया। डेंसिटी मैंने बताई, ये लगा दी। वॉल्यूम भी पता लग गई, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल भी पता लग गया। आप यहां से लिख सकते हो, अगर डेंसिटी निकालनी है तो वेट ऑफ द सॉइल कितना था, W1 था। W1 अपॉन में VS, और VS आप यहां से पता कर सकते हो। इस तरह से आप अपने वैक्स मेथड को यूज करते हो। आपके एसएससी के लिए क्या खास बनता है यहाँ पर कि आप लोग अपना यहाँ पर मैं कहूंगा ये जो डेंसिटी है इसको याद रखने की कोशिश करना, आपके एसएससी में पूछी जा सकती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, एसएससी 2016 में क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पर कि इसका ये जो आपका फॉर्मूला है इसका कैसे मतलब यूज होता है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ गया था। प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आया था ऑब्जेक्टिव में, प्री में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक और मेथड होता है आप लोगों का, दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं,
लास्ट में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। अगर आपको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, हाँ जी, इट्स माय फर्स्ट क्लास, प्लीज सर यह बता दीजिए कि आप ये एसएससी 2020 का पढ़ा रहे हैं। हाँ जी आयुष वर्मा, इट इज फॉर द एसएससी 2020। जो भी आप लोगों का सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है लास्ट में बताऊंगा, हल्का फुल्का याद रखना है। अगर देखना चाहते हो वो मेथड तो यूट्यूब पे सर्च करना, आप लोगों को बहुत सारी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप लोग समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए बता ही नहीं रहा। चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। अभी मुझको यहाँ पर प्यारे दोस्तों पता करना है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली दो तरीके से होती है। एक होता है आपका पिक्नोमीटर मेथड, और समझ आ गया होगा लास्ट सेशन के अंदर वाटर कंटेंट बताया था। वाटर कंटेंट में मैंने आप लोगों को पिक्नोमीटर पढ़ाया था, समझ आना चाहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो वाटर कंटेंट के अंदर पिक्नोमीटर बताया था। पिक्नोमीटर मेथड ही एक्चुअली में आपका जो वाटर कंटेंट में था, सेम मेथड, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो करा जाता है। मैं यहां पर पढ़ाने नहीं वाला आप लोगों को, वो वाटर कंटेंट जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देखना। वाटर कंटेंट का तरीका जो बताया था, सेम प्रोसीजर यहां फॉलो होगा। मैं आपको एक नोट करके दोबारा से इस चीज को रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूं, रिमेंबर कराना चाहता हूं कि पिक्नोमीटर मेथड यूज किस लिए होता था। पिक्नोमीटर मेथड यूज्ड फॉर द कोर्स सॉइल। हम पिक्नोमीटर मेथड को कोर्स सॉइल के लिए यूज करते थे। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर कोर्स और फाइन दोनों के लिए करना है, कोर्स एंड फाइन सॉइल इज टू बी ट्रीटेड, फाइन सॉइल इज टू बी डिटरमिन्ड, दोनों ही सॉइल को लेना है तो हम क्या यूज करते थे, यहां पर हम यूज करते थे अपना डेंसिटी बॉटल मेथड। और मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर दोनों की पिक्चर दिखाई थी आप लोगों को, याद रखना काम की बात है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आपका खास यहां पर बनता था कि वॉल्यूम ऑफ पिक्नोमीटर कितनी होती थी। ये एसएससी के क्वेश्चन है, ये तीनों एसएससी के क्वेश्चन है। 900 ml ये मैंने बताई थी। अब आ जाओ कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना चाहते हो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग मेजर कैसे करते हो प्यारे दोस्तों, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ वाटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। दोनों की वॉल्यूम जो है वो कैसी रहेंगी, सेम रहेगी, यानी पानी भी उतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरी यहां से बात आती है प्यारे दोस्तों कि जब आप लोगों को इसका फॉर्मूला अगर याद रखना है तो कैसे याद करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं समझा भी देता हूं आप लोगों को अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हो। देखो यहां पर अगर मैं क्लियर करूं तो मैं कहता हूं वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या था, M2 माइनस M1। पहला था आप लोगों का पिक्नोमीटर, दूसरा स्टेप था पिक्नोमीटर के अंदर सैंड, तीसरा स्टेप था पिक्नोमीटर के अंदर सैंड और वाटर, और चौथा स्टेप था आप लोगों का पिक्नोमीटर के अंदर सिर्फ वाटर। ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो मास ऑफ द सैंड क्या हुआ, 2 में से 1 को माइनस करूंगा। यहां देखिए मेरे कर्सर जहां पर मूव कर रहे हैं, 2 में से 1 को माइनस करूंगा, मास ऑफ द सैंड आ गया। अभी मास ऑफ द वाटर चाहिए उतनी ही वॉल्यूम का, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं करूंगा यहां से प्यारे दोस्तों आप लोगों का M3 में से M1 को माइनस कर देता हूं। मेरे शब्द पर गौर फरमाना, मेरे को चाहिए सिर्फ इतनी वॉल्यूम पानी, यानी इस फोर्थ वाले को जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखो, मुझे सिर्फ इतनी वॉल्यूम के पानी का वजन चाहिए। मैंने क्या करा, टोटल M4 में से M1 को माइनस कर देता हूं, पहले करके देखते हैं जल्दी से। तो मेरे पास पूरा का पूरा पानी आ गया। इसमें से अगर मैं M3 में से M2 को माइनस कर देता हूं, मेरे शब्द पर गौर फरमाना, यहां पर जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान देना। M3 में से M2 को माइनस करूंगा तो इतना पानी मेरा यहां पर बच जाएगा, इतना पानी मेरा यहां पर बच जाएगा। और अगर मैं इतने पानी को यूज करता हूं, इस पूरे पानी में से अगर इतने पानी को माइनस करता हूं, 4 में से जो पूरा पानी है, 3 वाले पानी जो बचा हुआ था उसको माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास 1 वाली वॉल्यूम जितना पानी आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, अपने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों के बचे हैं वो चीज आप क्लियर करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों के हैं वो क्लियर करना, क्या क्या काम आएगा। एक तो ये 3 पॉइंट काम आएंगे,
दूसरा, आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, इंक्रीज पेन थिकनेस, ये कहां से होती है यार? मैक्सिमम है, मैक्सिमम सेलेक्ट कर रखी है, नहीं अब हो गई है, ठीक है कर ली, पता नहीं था। चलिए, ये चीज क्लियर आया, एक आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मेरी बात आती है कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। इट इज एन इंग्लिश वर्ड, और इंग्लिश में ही आपको इसको समझना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का एक ही मतलब होता है प्यारे दोस्तों, कि जो भी चीज अपनी शेप को अटेन कर सकती है। या मैं एक चीज कहता हूं, मैंने कहा स्टेट की बात करता हूं। स्टेट क्या होती है? एक चीज आती है लिक्विड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है, प्लास्टिक स्टेज होती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, ठीक है? तो बात को क्लियर करते हैं यहां से। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द सॉइल। स्टेट कैसे होता क्या है? जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला आपने, तो मिट्टी कुछ पर्टिकुलर स्टेट को अटेन करेगी। और पानी डाला, मिट्टी फिर एक स्टेट में आएगी। और पानी डाला तो मिट्टी बहने लग जाएगी, वो क्या हुई? मिट्टी की लिक्विड स्टेट हो गई। प्रयास करना, कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी बोले तो स्टेट की बात कर रहा हूं, कि पानी के साथ मिट्टी एक्चुअली में कौन सी स्टेट को अटेन करती है। दैट इज नोन टू बी एज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ठीक है? सो आई एम सेइंग दैट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ सॉइल, स्टेट ऑफ सॉइल विद वाटर। पानी के साथ आपकी मिट्टी की कौन सी स्टेट होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एटरबर्ग नाम का हमारे पास एक बंदा था, उसने एक्चुअली में बताया था प्यारे दोस्तों कि एक्चुअली पानी के साथ आपकी मिट्टी की वॉल्यूम कैसे कैसे वेरी करती है, और उस प्रोसीजर के दौरान आपकी 4 तरीके की स्टेज अकर होती है। तो कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्या है? कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ द सॉइल विद वाटर, और आई विल से दैट कि यहां से मैं कहूंगा कि पानी के साथ आपकी मिट्टी की कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, या फिर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉइल विद वाटर। पानी की स्टेट में कैसे पानी की स्टेट के साथ अपनी मिट्टी स्टेट चेंज कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन टू बी एज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ठीक है? राणा साहब का और अमृतांशु श्रीवास्तव का यहाँ पर स्वागत करता हूं। अटरबर्ग नाम का एक बंदा था, इसने क्या करा, मिट्टी का सैंपल लिया और उसके अंदर पानी मिलाया। इसके अकॉर्डिंग आपकी मिट्टी 4 स्टेज में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। कैसे? यहां पर एक बात समझाना चाहता हूं आप लोगों को, इस कर्व को महत्वपूर्ण तरीके से देखना, क्योंकि एसएससी में मैक्सिमम चांस बनते हैं इस कर्व के आने के। When I am talking about SSC सब एग्जाम की बात करता हूं, मैंने कहा शुरू में आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई है। मेरे शब्द पर और समझने पर गौर फरमाना। शुरू में आपकी मिट्टी ड्राई है। ड्राई मिट्टी में क्या है? ड्राई मिट्टी में सिर्फ सॉलिड और एयर है। क्लियर है? आपने उस मिट्टी के अंदर पानी डालना शुरू करा, मैं कहूंगा जो खाली जगह थी पानी वहां पर भरेगा। मिट्टी के अंदर क्या होगा? इस मिट्टी के अंदर ये 2 खाली जगह है, पानी यहां पर आना फिल कर जाएगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, पानी वहां पर फिल होगा। जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन पानी फिल हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी खाली जगह में पानी भर गया। अब अगर और पानी डालता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी पानी के साथ। देखो पानी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। और वॉल्यूम के इंक्रीज करने के दौरान एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों की ये 4 स्टेट अकर होती हैं। सबसे पहले सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक और फिर लिक्विड स्टेट आपकी आती है। एटरबर्ग ने एक्चुअली में क्या खेल खेला? एटरबर्ग ने यहां पर आप लोगों को लिमिट बता दी। लिमिट क्या होता है समझते हैं? एक शब्द को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूं, सबसे ऊपर लिखूंगा लिमिट।
लिमिट का मतलब होता है इंटरवल, लिमिट का मतलब होता है इंटरवल, ठीक है। अभी क्लियर करना एक्चुअल है क्या कि सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच का एक गैप है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वाटर कंटेंट है, शब्द पर गौर देना, बड़ी कंफ्यूजन है। वाटर कंटेंट है जहां पर आपका लिक्विड जो सॉइल है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ आ रहा है, इसको आप लोग नाम देते हो श्रिंकेज लिमिट। लिमिट क्या है? एक इंटरवल है। इंटरवल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा रीजन जहां पर आपकी मिट्टी सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ आती है, उसको आप कहते हो श्रिंकेज लिमिट। सिमिलरली प्यारे दोस्तों, वो वाटर कंटेंट, मेरे शब्द पर गौर देना, मैं कह रहा हूं वो वाटर कंटेंट जहां पर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक की तरफ आती है उसको कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट, और जहां पर आपकी मिट्टी प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट की तरफ आती है उसको बोला जाता है लिक्विड लिमिट। इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मेरी नजर में खास ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और लिखवाता हूं अभी, कि यहां पर लिखवा रहा हूं कि मैंने कहा आप लोगों की ये और ये तीन लिमिट आई। ये क्या है? आपकी श्रिंकेज लिमिट। ये क्या है आप लोगों की प्यारे दोस्तों? प्लास्टिक लिमिट। अभी ये होती क्या है मैंने समझाया। ये क्या है आप लोगों की? लिक्विड लिमिट। छोटी सी बात बताना चाहता हूं, वैसे बता चुका हूं, ये तीनों ही लिमिट एक्चुअली में आप लोगों का वाटर कंटेंट ही होता है। जब भी एग्जाम के अंदर IES तक का एग्जाम उठा लेना, एग्जाम के अंदर वाटर कंटेंट पूछा जाता है तो वो लिक्विड, प्लास्टिक और श्रिंकेज ही होता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे ये पता ही नहीं था कि वाटर कंटेंट है, टीचर ने बताया ही नहीं था। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग लिक्विड लिमिट के बारे में। लिक्विड लिमिट क्या है? मैं कहूंगा वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। प्लास्टिक से लिक्विड की तरफ आपकी सॉइल की स्टेट चेंज होती है। या फिर मैं कहना चाहता हूं कि वाटर कंटेंट व्हेन ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को ओमेगा एल या WL से लिखते हैं। जब आपका पानी वाटर देखिए, हाँ, दुर्गेश भाती का डाउट अच्छा है, बस 2 मिनट का सब्र करो, जब पढ़ाता हूं फिर बताता हूं इस चीज को। वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से जब बड़ा होता है तो आपकी मिट्टी कैसी होती है? आपकी मिट्टी जो है प्यारे दोस्तों वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। आप लोगों को याद रखना है, एक नोट करके बात को याद रखेंगे। इन दिस स्टेट shear स्ट्रेंथ। अभी shear स्ट्रेंथ क्या होती है? shear स्ट्रेंथ एक ही चीज, अभी के लिए बस इतना ही बताऊंगा। shear स्ट्रेंथ मतलब मिट्टी की ताकत। ताकत समझते हो ना? जान, मिट्टी में जान होती है। कौन सी जान? shear स्ट्रेंथ। और किसी की बात नहीं कर रहा, बस जान की बात करूंगा। मिट्टी की जान की बात चल रही है। इस स्टेट में shear स्ट्रेंथ आपकी मिट्टी के अंदर कितनी होती है प्यारे दोस्तों? बहुत कम, वेरी लो, 2.7 के आसपास चलती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बड़ी खास बात है और बच्चों को अच्छा लगता है, ये चीज याद रखते हैं। नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, ये चीज क्लियर है। अभी मैं इस चीज को एक चीज और कहता हूं कि कैसी होती है? फ्लोइंग कंडीशन में मिट्टी होती है। मिट्टी कैसी होती है? फ्लोइंग कंडीशन में आपकी मिट्टी होती है। यहां पर क्लियर है। अभी इस चीज को और क्लियर करेंगे प्यारे दोस्तों। यहां से इसको मैं याद रखना आप लोगों को बताना चाहता हूं। बस अभी यहां से आगे की तरफ आते हैं। देखो, लिक्विड लिमिट आप लोग फाइंड कैसे करते हो? डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहां पर। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, आप जनरली बहुत तरीकों से लिक्विड लिमिट निकालते हो, क्लियर करते हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है कैसाग्रेंडेज मेथड। कैसाग्रेंडेज मेथड, ठीक है। ये क्या है? ये एक्सटेंडेड मेथड है। ये क्या है? एक्सटेंडेड मेथड है। दूसरा मेथड मेरे पास आता है प्यारे दोस्तों यहां पर सोवियत मेथड, या फिर मैं उसको कहता हूं सोवियत मेथड, या फिर मैं उसको, जगविंदर सिंह का स्वागत करता हूं, पुराने दोस्त हैं हमारे, या फिर इसको मैं कहता हूं कोन पेनिट्रेशन मेथड। सोवियत मेथड या उसको मैं कहता हूं कोन पेनिट्रेशन मेथड। जनरली इन दोनों मेथड से निकाला जाता है, लेकिन एक और फॉर्मूला आता है दैट इज नोन टू बी एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम इन 3 मेथड से एक्चुअली अपनी लिक्विड लिमिट को निकालते हैं, ठीक है। चलो अभी मेरी बात को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैसाग्रेंडेज मेथड को डिस्क्राइब कर देता हूं।
लिक्विड लिमिट कैसेग्रेंडेज मेथड की हेल्प से निकालते हैं। ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं लाया तो आप लोगों के लिए जीआईएफ था, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जीआईएफ लाया था, ये प्रोसीजर दिखा रहा था कि कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्यारे दोस्तों वो जीआईएफ यहाँ पर ऐड नहीं हो पाई, वो क्या बोलते हैं कि पीडीएफ ही ऐड होती है, इसलिए दिखा नहीं पाया। बाकी इसका प्रोसीजर मैं पूछूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि कैसे होता है, देन आई विल शो यू कि ये परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा रहा था, आपको पक्का क्लियर होता। समझते हैं। देखो आपके पास ना बहुत सारी तरीके के टूल होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये मोल्ड दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कहना है आप लोगों को, चलो अभी ये मोल्ड दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मोल्ड। इस मोल्ड के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी मिट्टी को भरते हैं और इस मोल्ड के नीचे यहाँ पर यहाँ पर आप लोग अपना एक रबड़ का पैड रखते हो। ये क्या है, यहाँ पर एक रबड़ का पैड होता है, एक रबड़ होती है। और ये देख रहे हो ये हैंडल क्या है, इस हैंडल की हाथ से आप इसको क्या करते हो, रिवोल्यूट करते हो, रिवोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, इसको घुमाते हो। तो क्या होता है, आपका ये जो मोल्ड है, सपोज मेरा हाथ मोल्ड है और नीचे इसके रबड़ पैड है, जैसे आप घुमा रहे हो ये उठ के ऐसे ऐसे झटके मारता है, उठ के। समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूँ? हंसने की जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। ऐसे उठता है और उठने के बाद ऐसे झटके मारता है उस रबड़ पैड पर। इस चीज को क्लियर करना है। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि कितनी हाइट से ये उठता है। तो मैं कहना यहाँ पर यही चाहूंगा कि हाइट ऑफ फॉलिंग जो होती है वो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। 1 सेंटीमीटर की इसकी हाइट ऑफ फॉलिंग हम रखते हैं। अब आगे की बात को क्लियर करना, मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो कैसेग्रेंडेज एपरेटस है, इसमें आप क्या करते हो, इस मोल्ड के अंदर अपनी मिट्टी को भर लेते हो। उस मिट्टी को भरते हो जिसकी लिक्विड लिमिट आपको जाननी है। आपने पेस्ट बनाया और इस मिट्टी में आपने भर लिया। भरने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर बंद। भरने के बाद एक्चुअली में आप यहाँ पर अपने इस टूल से इसको काटने की कोशिश करते हो। ये आप लोगों के टूल हैं, ये आप लोगों के टूल हैं। ये कौन सा टूल है आप लोगों का, ये होता है कैसेग्रेंडेज। एएसटीएम और कैसेग्रेंडेज दोनों टूल हैं। इसको बोलते हैं कैसेग्रेंडेज और इसको कहते हैं एएसटीएम टूल। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। अभी बात को क्लियर करना, यहां से मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। इसमें से क्या करते हो, बीच में से एक कट निकालते हो। मैंने बोला बीच में से आपने एक काट दिया इसको, और काटने के बाद आप लोगों का ये जो बनता है, ये एक्चुअली में ऐसे कट बन जाता है। यहाँ पर इस चीज को समझना, ये कट बना। अभी कट बनने के बाद आप क्या करते हो, अपने इस मोल्ड को उठा के नीचे गिराते हो, घुमाना शुरू करते हो। किस रेट के साथ रिवोल्यूट करते हो, एसएससी इंपॉर्टेंट फैक्ट, रेट ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है, रेट ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से आप इसको घुमाते हो। और अभी बात को समझना, बीच में कट लगा हुआ है, जब आप इसको घुमाओगे तो वो कट आपस में मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस रिवोल्यूशन पर वो कट मिलता है उस रिवोल्यूशन को हम कहते हैं कि एक्चुअली ऐसे हम अपनी लिक्विड लिमिट को बताते हैं। अब सुनना, कैसेग्रेंडे ने क्या कहा, कैसेग्रेंडे ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल ग्रूव कम। सॉइल ग्रूव क्या, ये जो कटा हुआ पोर्शन है, कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इन 25 रेवोल्यूशन, यानी उतना वाटर कंटेंट जिस वाटर कंटेंट पे वो आपस में आके, ये बीच से ना ऐसे कटा है, हाथ को देखो, और ये धीरे धीरे आके ये मिल जाएगा। जिस वाटर कंटेंट पे 25 रेवोल्यूशन में ये मिल जाए उसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। समझ आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ नोट करके बातें लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कैसेग्रेंडे टूल होता है, कैसेग्रेंडे टूल जो आपका है, ये किसके लिए यूज करा जाता है, ये आप लोग कोर्स सॉइल के लिए यूज करते हो। मैं उल्टा बोल गया यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये आपका एएसटीएम होता है, ये एएसटीएम टूल है, ये कैसेग्रेंडे टूल है। कैसे याद आया, अभी समझाता हूँ रीजन आपको, आप भी याद रखना। एएसटीएम टूल किसके लिए यूज करा जाता है, फाइन सॉइल के लिए। कोर्स सॉइल के लिए कौन सा, कैसेग्रेंडे C4 कोर्स, C4 कैसेग्रेंडे, बाकी का एएसटीएम तो अपना फाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी समझा रहा हूं। विकास कुमार फलाहारी, थोड़ा सा अभी वेट करो।
मैंने पहले लिखवा दिया था यहाँ पर कि ऊपर वाला मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने कहा ये मेरा कैसे ग्रैंडे था, जो कि ना गलत था। ठीक है, ये मेरा कैसे ग्रैंडे है बड़े वाला। कैसे, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि बड़े वाला कैसे ग्रैंडे कुछ इस प्रकार से है कि ये आपका ऊपर ऐसे फैल रहा है, और कोर्स सॉइल में अगर आप काटोगे तो कोर्स सॉइल में चिपकन कम होती है, याद रखना। सैंड देखिए, सैंड में चिपकन कम है, और जब चिपकन कम है, दिव्या जी कहना क्या चाहते हो, या तो हेलो बोल रहे हो या क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। जब चिपकन कम है तो वो आपका कैसे ग्रैंडेज अपरेटस के साथ बाहर निकलकर आ जाएगा, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। तो कैसे ग्रैंडे टूल जो है वो कोर्स के लिए यूज होता है, और एएसटीएम टूल जो है वो आपका फाइन के लिए यूज होता है। इस तरह से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ये कैसे ग्रैंडे ही है। चल, अभी ये बात आती है यहां से ये चले अभी क्लियर करते हैं आगे की चीजें प्यारे दोस्तों, यहां से कि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि आप लोगों की डायमेंशंस याद रखनी होती है। जब आप कैसे ग्रैंडे की बात करते हैं तो कैसे ग्रैंडेज अपरेटस के बारे में आप लोगों को डायमेंशन याद रखनी है कि आपकी बेस विड्थ कितनी होती है, टॉप विड्थ कितनी होती है, पेपर के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। हाइट भी आप लोग याद रख सको तो रख लेना, और एएसटीएम टूल के बारे में भी ये चीजें याद रखनी है। बेस विड्थ होती है इसकी 2 mm की, टॉप विड्थ होती है इसकी 11 mm की, और इसकी हाइट होती है 8 mm की। एएसटीएम में भी 25 की करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को लिक्विड स्टेट कहते हैं। जी दुर्गेश जी, बिल्कुल उसी को कहते हैं। आगे की बात अगर मैं करूं एएसटीएम की, तो एएसटीएम के लिए आपको याद रखना है 2 mm की होती है बेस विड्थ, और ये होती है 13.5 mm की, और ये होती है आप लोगों को 10 mm की। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। चलिए पीछे की तरफ आते हैं, दोनों में से बेस विड्थ किसकी ज्यादा दिख रही है, इसकी। बेस विड्थ किसकी ज्यादा दिख रही है आप लोगों को, दोनों में से आप कुछ समझेंगे और उसको एएसटीएम और कैसे ग्रैंडे रखेंगे। साउंड प्रॉब्लम, शुभदीप भट्टाचार्य जी, साउंड प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, सब कुछ तो क्लियर है, बताएंगे जल्दी से, सब कुछ सही आ रहा है। चलो अभी इसके आगे की बात करते हैं। देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग अपना लिक्विड लिमिट टेस्ट की हेल्प से एक फ्लो कर्व बनाते हैं। फ्लो कर्व बनाते हैं, ये क्या है, फ्लो कर्व कहलाता है कि कितने वाटर कंटेंट पर कितने नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग आपका वो बेस आकर चिपक गया। दोबारा सुने, मैंने कहा कितने % वाटर कंटेंट पर कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर वो चीज आकर चिपक गई। जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतने कम नंबर ऑफ ब्लोज में वो चीज आकर चिपक जाएगी, ग्रूव चिपक जाएगा। जितना कम वाटर कंटेंट होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड लिमिट क्या है, क्वेश्चन एसएससी में बहुत बारी पूछा। लिक्विड लिमिट एक्चुअली में प्यारे दोस्तों 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। ठीक है, इस कर्व को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों फ्लो कर्व। इस कर्व को हम लोग कहते हैं फ्लो कर्व। फ्लो कर्व क्या होता है इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। फ्लो कर्व इज डिफाइंड एज प्यारे दोस्तों कर्व बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट के बीच का कर्व होता है। एक और नोट करके लिखेंगे, स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस कर्व डिनोट्स फ्लो इंडेक्स। इस कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें फ्लो इंडेक्स के बारे में बताता है। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप पूरी सिविल इंजीनियरिंग 8th क्लास से लेकर पूरी जिंदगी तक स्लोप का एक ही तरीका होता है कि आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये एक वाटर कंटेंट और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये एक वाटर कंटेंट। नंबर ऑफ ब्लोज मतलब लेट इट बी N1, लेट इट बी N2, लेट इट बी W1, लेट इट बी W2। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, Y2 माइनस Y1 यानी W1 माइनस W2 अपॉन में जो भी W1 के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है N1 माइनस N2। ये क्या है, ये आप लोगों का फ्लो इंडेक्स है, और इसको हम लोग प्यारे दोस्तों अपना IF से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, बड़े काम की चीज है। क्लियर है, एसएससी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार आ जाता है।
अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा नोट करके अगर आप लोग याद रखना चाहो यहाँ पर तो याद रखना कि फ्लो इंडेक्स बताता क्या है, नोट करके, IF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा आप लोगों का IF होगा, फ्लो इंडेक्स होगा, उतना कम आपकी ताकत होगी। क्यों? अरे मैंने बताया फ्लो इंडेक्स क्या है, फ्लो इंडेक्स बहने की ताकत बताता है, वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर की साइड देखो, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतनी कम ताकत, पता लग चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर निशा शर्मा का कहना है हाँ लॉग होगा। देखो दो टर्म्स में निकाला जाता है, एक लॉग की टर्म्स में निकाला जाता है, एक विदाउट लॉग की टर्म्स में निकाला जाता है। आप लॉग की टर्म्स में निकाल सकते हो, ये जो कर्व है आप लोगों का, ये लॉग की टर्म्स में है। मैं यही जानना चाहता था। जनरली लॉग की टर्म्स में भी निकलता है, विदाउट लॉग की टर्म्स में भी निकलता है। ये विदाउट लॉग है। इस कर्व का नेचर कैसा जाता है? इस कर्व का नेचर कर्व जाता है, लेकिन जब लॉग की टर्म्स में आता है तो इस कर्व का नेचर स्ट्रेट जाता है। तो जब हम IF को लॉग की टर्म्स में निकालते हैं तो W1 माइनस W2 अपॉन में लॉग ऑफ N1 माइनस लॉग ऑफ N2 रहता है। इस चीज को क्लियर करना। अभी बात आती है कि जब हमने दोनों कर्व बनाए, ये भी बनाया, ये कैसा है? स्ट्रेट कर्व है। इस चीज को समझते हैं। तो ये और ये कर्व में हम लोग यूज कौन सा करेंगे? आई विल से दैट हम इसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन आसान होती है। यहां पर कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल पड़ती है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट ही नहीं करते, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक प्रॉपर्टी होती है log A माइनस log B की, log A अपॉन B। तो हम एक नया फॉर्मूला निकालते हैं, W1 माइनस W2 अपॉन log ऑफ N1 अपॉन N2। याद रखना है, बड़े काम की बात है। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे की तरफ अगर मैं यहां से आता हूं प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों से रिलेटेड कुछ बातें यहां पर आप लोगों को बन सकती है। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला टर्म्स भी होती हैं। उससे पहले मैं आपको सोवियत टेस्ट बताता हूं। देखिए सोवियत लिक्विड लिमिट टेस्ट क्या होता है? सोवियत टेस्ट को हम एक और नाम देते हैं कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। सोवियत टेस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही होगी, ये क्या है? ये नीचे आप लोगों को कोन दिख रहा है। इस पिक्चर के अंदर ये क्या है? ये आप लोगों को प्यारे दोस्तों एक मोल्ड दिख रहा है, और आप क्या करते हो? अपने सैंपल को इस मोल्ड के अंदर भर देते हो। मोल्ड के अंदर भरने के बाद आप जनरली इस कोन को 30.5 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल कराते हो। और जब ये पेनिट्रेशन आपका लगभग प्यारे दोस्तों तक कर देता है, पहली बात तो इस सिलेंड्रिकल मोल्ड की डायमेंशन इंपॉर्टेंट बन सकती है। 5x5 की इसकी डायमेंशन रहती है, 5x5 सेंटीमीटर स्क्वायर की इसकी डायमेंशन, यानी डाया भी 5, हाइट भी 5। 1 पॉइंट मेथड क्या है? जब ये पेनिट्रेशन आपका द वाटर कंटेंट एट विच, ऐसा लिखते हैं, द वाटर कंटेंट एट विच it shows penetration of 2 सेंटीमीटर इज लिक्विड लिमिट। उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट का नाम दिया जाता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बफरिंग की ऐसी कोई इश्यू नहीं है। समझ आया? चलिए, अभी बात आती है यहां पर कि देखिए होता क्या है। 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, अमेरिकन और इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर मटेरियल कौन सा होता है? दोनों के अंदर स्टेनलेस स्टील। इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई, क्योंकि आपका 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। सेंट्रल एंगल कितना होता है? इंडियन स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा याद रखना, अमेरिकन बेशक आप भूल सकते हो। 31 डिग्री का एंगल होता है। वजन कितना होता है यहाँ पर आपका? 80 ग्राम का। और हाँ, टाइम बड़ा जरूरी है, ये भूल गया था। 5 सेकंड के अंदर 20 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए। 5 सेकंड के अंदर 20 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए। उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट कहते हैं। अगर आप यहाँ की बात करते हो तो सेंट्रल एंगल 75 ग्राम का इसका वजन हो जाएगा, और 5 सेकंड के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ASTM, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स मेथड। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर, अमेरिकन के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर। ये क्लियर करना, ये बातें बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत काम की बात है। ठीक है, चलिए, अभी प्लास्टिक लिमिट डिटर्मिनेशन को पढ़ाने से पहले कुछ खास बातें बतानी है मेरे को।
ये आप लोग अगर इसको लिख लिया हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि मैं खास बात बताने वाला हूं जो आपके काम की यहाँ पर आ सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ खास बताने वाला हूं। चलिए अभी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर। हाँ दुर्गेश भाटी, डाउट क्या था एक बारी दोबारा बोलो जल्दी से, डाउट क्या था एक बारी दोबारा बोलना। दुर्गेश भाटी डाउट क्या था दोबारा बोलो। नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है इसीलिए यहां पर मैंने करा है। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहां पर क्या है, आपकी टाइप ऑफ सॉइल है, और यहां पर क्या है, आप लोगों का लिक्विड लिमिट है। एसएससी जेई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ बढ़ रहा है तो फिर स्टेज में श्रिंकेज कैसे कहते हैं। थोड़ा सा श्रिंकेज की तरफ आ जाऊं, श्रिंकेज की तरफ आ जाऊं फिर बता दे तो ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन याद हो गया, श्रिंकेज की तरफ आने पर बताता हूँ। दुर्गेश भाटी वो जैसे अक्षय पवार ने ऊपर लिख रखा है वैसे ही आप भी लिख दो ताकि मुझे याद रहेगा, ठीक है। अच्छा पेज ऐड होता है, चले यहां पर लिखते हैं इस बारे में। देखो है क्या प्यारे दोस्तों, कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें लिखवाना चाहता हूं आप लोगों को। बात आती है मेरी कि टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग हम लोगों को उनकी लिक्विड लिमिट की रेंज याद रखनी है। आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है ये बातें, टाइप ऑफ सॉइल और उसकी कितनी कितनी लिक्विड लिमिट होती है। तो अगर आप लोगों से ग्रेवल के बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना ग्रेवल नॉन प्लास्टिक नेचर का होता है, इसकी कोई लिक्विड लिमिट कभी नहीं देखी जाती, ठीक है। श्रिंकेज में डाउट है, क्लियर करने दो, पहले पढ़ाने तो मेरे को, फिर डाउट नहीं रहेगा। करते हो तो ग्रेवल और सैंड हमेशा नॉन प्लास्टिक रहती है, इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, ये एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं यहां से तो देखिए आप सिल्ट की अगर बात करते हो तो सिल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्ट की प्लास्टिक लिमिट 30 से 40 के बीच वेरी करती है। वही अगर क्ले की बात करता हूं तो 40 से 50 के बीच वेरी करती है। अभी मेरी बात को क्लियर करना कि क्ले एक्चुअली 3 टाइप की होती है, एक होती है एल्यूवियल सॉइल की क्ले, एक होती है आप लोगों की ब्लैक सॉइल की क्ले, और एक होती है आप लोगों की बेंटोनाइट सॉइल की क्ले। तो तीनों के बीच में आप लोगों को रिलेशन याद रखनी है कि एल्यूवियल सॉइल के लिए प्लास्टिक लिमिट 40 से 150, ब्लैक सॉइल के लिए 150 से 400 के बीच जाती है, और आपको याद रखना है बेंटोनाइट के लिए 400 से 800 के बीच जाती है। कई बार आप लोगों को ऑप्शन में 400 की जगह 500 भी आ जाता है, याद रखना, ठीक है। बेंटोनाइट का 400 से 800 रहता है, याद रखेंगे। चलो आगे की तरफ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि आजकल के पेपर के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका कि लिक्विड लिमिट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर लिक्विड लिमिट। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिक्विड लिमिट के लिए क्या होता है, तो आपको ये चीज क्लियर करनी है। लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लोज करस्पॉन्डिंग टू दिस की पावर x, वेयर दिस इज द लिक्विड लिमिट। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता, मैंने बता दिया, बस याद रखना। चलो संतोष पाल कहना क्या चाहते हो, ये क्या है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज क्या है, यहां पर नंबर ऑफ ब्लोज है आपका n, x क्या है, एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू प्यारे दोस्तों हमेशा आपकी 0.068 से लेकर 1.2 बीच के बीच वेरी करती है। एक बात आपको याद रखनी है, बच्चों को अच्छा लगता है जब ये याद होती हैं चीजें। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपका नंबर ऑफ ब्लोज 20 से 30 के बीच वेरी करता है, 20 भी इन्हें 25 कर लो, तो आपकी x की वैल्यू 0.1 होती है। ये आप लोगों से एसएससी में नहीं पूछेगा, सिर्फ आईईएस या पीएसयू की तरफ ही जाएगा, एसएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द प्लास्टिक लिमिट डिटर्मिनेशन। प्लास्टिक लिमिट था क्या, मैंने बताया था भैया, जब आप लोगों का
सेमी सॉलिड से प्लास्टिक की तरफ स्टेट को चेंज होता है, वाटर कंटेंट एट विच सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट अकर्स, उसको आप कहते हो प्लास्टिक लिमिट। ओमेगा पी से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, निकालते कैसे है, प्रोसीजर को पढ़ते हैं। 8 से 30 ग्राम ओवन ड्राइड सॉइल, ये क्या है, ये ओवन ड्राइड सॉइल है। शब्द पर गौर फरमाना, एसएससी के लिए खास है, पूछा जा सकता है। लेते हो, कुछ पानी उसमें ऐड करते हो और क्या करते हो, एक पेस्ट बना लेते हो। उस पेस्ट की प्यारे दोस्तों एक बॉल क्रिएट करते हो। जरा पिक्चर की तरफ देखें। उस बॉल को अपने हाथ से रोल करना स्टार्ट कर देते हो एक ग्लास प्लेट पर। वाई ग्लास प्लेट? क्योंकि ग्लास प्लेट आप लोगों का स्मूथ सरफेस होता है, इसलिए ग्लास प्लेट को हम यूज करते हैं। ठीक है, जब तक रोल करते हो, जब तक कि आपका वो थ्रेड जो है ये 3 mm का डाया शो नहीं कर देता। डाया कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है। डाया कितना होना चाहिए आप लोगों का, 3 mm। अगर आपका डाया 3 mm से बड़ा आ रहा है तो थोड़ा पानी मिला दो, इसका मतलब मिट्टी सूखी सूखी है। सुनना मेरी बात को, 3 mm का जब डाया बनाया जाता है ना, तो वो उस पर क्रम्बल कर जाता है, यानी 3 mm के डाया पर आने पर वो क्रम्बल कर जाता है। क्रम्बल का मतलब होता है उस सरफेस पर क्रैक दिखने लग जाते हैं, या वो सरफेस बिल्कुल रूखा सूखा सा होकर टूट जाता है, उसको कहते हैं क्रम्बल करना। ठीक है, तो 3 mm के डाया पर वो क्रम्बल करना स्टार्ट कर जाए, जब 3 mm पर ही करे ना, उस वाटर कंटेंट को कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट। बस ये एक मेथड है डिटरमिन करने का। अगर आपका वो सॉइल जो है वो 3 mm से बड़े डाया पर ही क्रम्बल कर गया, अगर क्रम्बलिंग 3 mm से बड़े डाया पर होगी तो कुछ पानी मिला देना। अगर 3 mm पर ही होती है तो प्लास्टिक लिमिट कहलाता है, और 3 mm से छोटे पर हो गई, मतलब बहुत ही कम पर ही जाकर हुई या बहुत पतला बन गया, तो उसमें से पानी निकाल लेना, यानी पानी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई, क्योंकि 2015 के अंदर क्वेश्चन यहां से आया। क्लियर है, ये चीजें याद रखना भैया। मैं जो बताता हूं ना, बस इतना ही पढ़ लेना, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का टेक्निकल निकाल कर रहूंगा, और नॉन टेक्निकल के लिए तो पूरी टीम अपनी बैठी है। दूसरे बच्चों को भी बता दिया करो कि कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर बढ़िया पढ़ाता हूं ना तो हैट डेडिकेट करा करो, मजा आता है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं होता। चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द कुछ रीजन, जैसे रेंज बता देता हूं आप लोगों को, काम आएंगी आप लोगों के, और उसके बाद कुछ फैक्ट बताता हूं। ठीक है, चलिए अभी बात आती है यहां से, आप लोगों को मेरे साथ कुछ रीजंस को याद रखना है। जैसे मैं कहता हूं उनकी सॉइल और उनकी प्लास्टिक लिमिट। सबसे पहले तो ग्रेवल और सैंड की बात करता हूं, तो ये दोनों कैसे हैं, मैंने आपको बताया नॉन प्लास्टिक है, इनकी कभी प्लास्टिसिटी नहीं देखी जाती। वही अगर आप सिल्ट की बात करते तो थोड़ी कम रहती है, आप लोगों को याद रखना है 20 से 25। और अगर आप क्ले की बात करते हो, क्ले कौन सी, एल्यूवियल सॉइल की जो क्ले बनती है, एल्यूवियल कैटेगरी की, उसकी जो लिमिट रहती है दैट इज 25 से 30 के बीच रहती है। और अगर आप वही ब्लैक सॉइल की बात करते हो तो आप लोगों की ये 250 तक चली जाती है, आपको याद रखना है 250 की रेंज तक चली जाती है, ये चीज क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और नोट करके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो लिक्विड लिमिट सॉइल और क्ले के लिए कंसीडर करते हैं। लिक्विड लिमिट क्ले एंड सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से थोड़ी ज्यादा होती है, आप लोगों को ये चीज याद रखना है। एक और नोट करके यहां पर लिखवाना चाहता हूं मैं, खास ध्यान देंगे, इफ सैंड और ग्रेवल is added in the sand or gravel is added in clay and silt, then आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। अभी जाहिर सी बात है, देखो आप करता क्या हो, आप एक्चुअली में प्यारे दोस्तों अपनी इस मिट्टी पर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का कंपेरेंस कर रहे हो, और लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट का कंपेरेंस का मतलब क्या है कि लिक्विड लिमिट ज्यादा है प्लास्टिक लिमिट से। क्ले और सिल्ट को अगर आप ध्यान देते हो, मैंने रीजन आपको लिखवाया, उसमें 400 से 500, इसमें 200 से 250।
डबल का फर्क आ रहा है। मैंने यहां पर आप लोगों को कहना है कि अगर आप सैंड और ग्रेवल मिलाते हो तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट कम हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। कितनी कम होगी और कौन सी ज्यादा कम होगी, तो मैं कहूंगा रिडक्शन इन द लिक्विड लिमिट इज मोर देन प्लास्टिक लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट ज्यादा वैल्यू से कम होती है एज कंपेयर टू प्लास्टिक लिमिट। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात अभी मैं आप लोगों को बाद में भी क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं यहां से, तो मेरे पास अगली जो आती है दैट इज नोन टू बी एज द श्रिंकेज लिमिट। इसको हम क्लियर करते हैं यहां से। अगली मेरे पास लिमिट आती है दैट इज नोन टू बी एज द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, मैंने आपको बताया वाटर कंटेंट एट विच soil changes state from solid to सेमी सॉलिड। आपकी सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ आपकी मिट्टी स्टेट को चेंज करती है। मैं एक चीज यहां पर लिखवाना चाहता हूं, वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज मिनिमम वॉल्यूम, कम से कम जितनी सॉइल की वॉल्यूम हो सकती है जिस वाटर कंटेंट पर, उसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद जरा सा वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपने जो एटरबर्ग लिमिट बताई था तो वो ग्राफ्स के समझ नहीं आ रहा, आपने जो एटरबर्ग लिमिट बताया था तो वो ग्राफ किस सॉइल के लिए था, वो ग्राफ किस सॉइल के लिए था ऐसा नहीं है। वो ग्राफ एक्चुअली में आप क्ले के लिए भी बना सकते हो, सिल्ट के लिए भी बना सकते हो, हमेशा आप लोगों को वो चीज लॉग की टर्म्स में हमेशा सेम रहता है, तो मैं वो नहीं बता सकता वो किसके लिए था। आप किसी भी मिट्टी के लिए बनाओ सेम आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहूंगा। अभी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं वाटर कंटेंट एट विच, ये सारी डेफिनेशन है आप लोगों से पूछी जाती है। वाटर कंटेंट एट विच आपका जो वॉइड्स है आर फुल ऑफ वाटर, आपकी वॉइड्स के अंदर पूरा का पूरा पानी है, यानी आपकी सैचुरेशन कितनी रहती है उस वाटर कंटेंट पर 1। तो मैं कहूंगा वाटर ग्रेटर देन और इक्वल टू जब श्रिंकेज लिमिट होता है, याद रखना, काम की बात बताना चाहूंगा, तो वहां पर आपकी सॉइल कैसी रहती है, फुली सैचुरेटेड सॉइल आपकी वहां पर रहती है, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर, तो मेरे इस कथन को जरा अपने जहन में बिठा लीजिएगा, बहुत काम की बात है। यहां पर हम कंपेयर करेंगे प्यारे दोस्तों शियर स्ट्रेंथ का। शियर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी और कैसे रहती है। शियर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट की, फिर सेमी सॉलिड स्टेट की, फिर आप लोगों को क्या लिखना है उसके बाद प्लास्टिक स्टेट की, और फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है लिक्विड स्टेट की। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर, तो फ्लो कैपेसिटी की टर्म्स में आंसर पूछ सकता है, एक ही बात है, फ्लो कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को सॉलिड की सबसे कम, सेमी सॉलिड की उससे ज्यादा, प्लास्टिक और फिर लिक्विड वेरी करता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, काम आएगी आप लोगों की, ठीक है। चलो उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं यहाँ पर, अगर आप सैचुरेशन की बात करते हैं तो सैचुरेशन लाइज बिटवीन 0 से 1 के बीच में व्हेन वाटर कंटेंट इज लेस देन श्रिंकेज लिमिट, लेकिन सैचुरेशन हमेशा 1 के बराबर होता है व्हेन वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। एक छोटा सा कंसेप्ट अपनी तरफ से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पर आपसे बोला जाता है, एसएससी के अंदर ये 2017 पता नहीं 18 में क्वेश्चन आ गया था कि जब वाटर कंटेंट आप लोगों का श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो सॉइल को एक्चुअली में आप क्या कहते हो, सॉइल आपकी सबमर्ज कंडीशन के अंदर हो जाती है। क्यों, समझो इस बात को, सारे वॉइड्स आपके भर चुके हैं, और जब सारे वॉइड्स आपके भर चुके हैं तो मेरे प्यारे बंधुओं क्या कहोगे कि आपके वॉइड्स भर चुके हैं, अब पानी ऊपर आ गया है। जब पानी ऊपर आ जाता है तो सॉइल डूब जाती है। आप लोग कहोगे सॉइल इज इन द सबमर्ज कंडीशन व्हेन द वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ श्रिंकेज, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल तो बढ़ रहा है तो फिर श्रिंकेज क्यों कहा जाता है, दुर्गेश भट्टी का क्वेश्चन था। चलो उल्टा देखो, मैंने कहा उल्टा देखो, आप कर्व पर आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपका कर्व कुछ ऐसा था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप अभी अपने वाटर कंटेंट को कम करो,
यहां पर ये वॉल्यूम है, ये वाटर कंटेंट है। आई एम सेइंग दैट यू हैव टू गो इन द रिवर्स मैनर। चले जाओ रिवर्स मैनर की तरफ। जैसे वाटर कंटेंट को कम कर रहे हो आपकी वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम होने को कहते हो श्रिंक हो रहा है। इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के बाद आपकी वॉल्यूम कम नहीं हो रही। समझ आया? जब इसके बाद वॉल्यूम कम नहीं हो रही ना, इसीलिए इसको श्रिंकेज लिमिट बोला जाता है। याद रखना, काम की बात है। चलो अभी क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है श्रिंकेज लिमिट में? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। श्रिंकेज लिमिट में का मतलब नहीं समझ आया। मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है व्हेन वाटर कंटेंट इज लेस देन और इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वॉल्यूम लेस देन और इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, और उसके बाद वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है व्हेन वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, चलो दुर्गेश भाटी का क्वेश्चन यहां पर आया है मेरे पास। यार क्वेश्चन कहां गया? हाँ जी, बिफोर श्रिंकेज लिमिट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। बिल्कुल निशा शर्मा, समझ गए हो आप। उसके बाद दुर्गेश बाटी ने क्वेश्चन पूछा था, यहां से निकल गया है। दुर्गेश बाटी दोबारा लिख सको तो लिख दो। चलिए, मैं आई एम प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करूं? प्लीज हेल्प मी, टुडे इज माय फर्स्ट डे। अमृतांशु श्रीवास्तव, अगर आपका पहला दिन है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल की प्रिपरेशन के लिए आपकी खुशखबरी है कि हमारा सिर्फ तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर है ये हमारा, तो बहुत दिन नहीं हुए, बस 2 लेक्चर पहले हुए हैं। नॉन टेक्निकल के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक्निकल के टीचर से पूछो। टेक्निकल के लिए मेरे साथ रोजाना 12 बजे बना करो। सिविल के लेक्चर लाइन वाइज कंटिन्यूटी से चलेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं, बड़ा खास है, कि जब भी आप लोगों को श्रिंकेज लिमिट का यूज करना होता है, चलो जब भी आप लोगों को श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला यूज करना होता है तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना यहां से, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में एक रिलेशन आता है। आपके एसएससी के लिए खास था क्योंकि जेई में पूछ लिया था ये चीज 2016 या 17 के अंदर। चलो ऐसा तो कुछ नहीं, जगविंदर सारे ही पढ़ाते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। जी इज इक्वल्स टू में 1 में रो डब्ल्यू बटे में रो डी माइनस में श्रिंकेज लिमिट। ये एक रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इस रिलेशन के कंपेयर में हम आगे भी कुछ पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है कि G इज इक्वल टू 1 रो डब्ल्यू अपॉन रो डी माइनस में श्रिंकेज लिमिट, ये रिलेशन है। चलो दिल से ही पढ़ाता हूं और पढ़ाऊंगा भी, और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि भैया पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे ना, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो बढ़ना तो है ही आगे। ठीक है, ये चीज क्लियर करना होनी चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं रो डब्ल्यू क्या है, हाँ ये लिख लेते हैं। रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, रो डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर ड्राई सॉइल, ऐसा भी लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल क्या है, रो डी, रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहां से ये रिलेशन जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं बहुत काम के हैं। इसके बाद आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ श्रिंकेज रेशियो के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में। ये सारी चीजें मैं कल डिस्कस करूंगा, और कल मैं आप लोगों को 70 क्वेश्चन के आसपास तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। उसके बाद सारे के सारे इंडेक्सेस पर क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन नहीं मतलब फॉर्मूले बताऊंगा, और उसके बाद फिर क्लेम एंड्रोलॉजी हम लोगों को स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए, और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, NG लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे
10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।